बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोक-झोंक तो हर घर की कहानी है, मगर जब वही जेठानी देवरानी की सौतन बन बैठे तो एक सुहागन के सिंदूर की लाली फीकी पड़ जाती है। हमारी आज की ये कहानी इसी पर इंगित है। कुछ सालों पहले सुमति देवी ने अपने दोनों बेटों वैभव और अर्थव की शादी जागृति और सिया के साथ की थी। जागृति बहू, जरा एक कप चाय पिला दे। ये लीजिए सासू माँ, आपकी मनपसंद अदरक इलायची की चाय। अरे छोटी बहू, जरा अपने शरीर को आराम दिया कर। एक भोर की उठी दिन भर एक पाँव पर नाचती रहती है। अपनी जेठानी की जिम्मेदारियां उसे निभाने दिया कर। है कहाँ वो? माँ जी, वो जेठानी जी अभी जागी नहीं है और पाठ पढ़ने के बाद आप चाय पीती हैं, इसीलिए मैंने ही बना दिया। शादी की 7वीं सालगिरह की बहुत बधाई हो छोटी बहू। आज ये चूल्हा चौका छोड़ छाड़ कर अथर्व के साथ घूमने जा। सास की बात से सिया के मन में एक आस जाग उठती है और वो कमरे में चली जाती है और सास खुद से कहती है, तेरा शुक्रिया भगवान, जो तूने मेरी झोली में झिलमिल सितारा डाला है छोटी बहू के रूप में। तूने मेरे बुझे घर में चंदा का अंजोर भेजा है, जिसकी चांदनी कोने कोने में छिटकी हुई है। बस अथर्व और सिया के शादीशुदा जीवन में कभी खटास ना आए। सास की बात सुनकर दूर खड़ी जेठानी शातिर हंसी हंसते हुए कहती है, जितनी दुआएं देनी है ना मेरी देवरानी को, शौक से दीजिए माँ जी, मगर अफसोस कि अथर्व मुझ पर फिदा है। अथर्व जी, आप आज भी ऑफिस जा रहे हैं? आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो क्या करूं घर पर बैठकर तुम्हारे लिए? भजिया तलूं या फिल्मी हीरो की तरह तुम्हें बाहों में उठाकर जन्नत दिखाऊं? लुक एट योरसेल्फ, कितनी भद्दी हो गई हो तुम। वो तो मेरी किस्मत खराब थी कि तुम जैसी बोर्डम बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने पति के हाथों हुई बेइज्जती के बाद सिया डबडबाई आंखों से उसे देखती रह जाती है। तभी दरवाजे पर खड़ी जेठानी फुसफुसाती है, अरे वाह, सालगिरह की ऐसी स्पाइसी शुरुआत देखकर तो दिल खुश हो गया। यही समय है मौके पर चौका मारने का। क्या हुआ देवर जी, आपकी भट्टी की तरह क्यों भड़क रहे हैं मेरी भोली भाली देवरानी पर? सीखो जागृति भाभी से, शादी के इतने वक्त बाद भी अपनी बॉडी मेजरमेंट को कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अथर्व, तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक बच्ची की माँ हूँ और एक माँ बनने के बाद एक औरत की त्वचा शरीर बदलता है, और जेठानी जी सिर्फ और सिर्फ एक औरत है, माँ नहीं। ये सुनकर जागृति गुस्से से खाक होकर वहाँ से चली जाती है और अर्थव ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसकी बेटी बानी कहती है, रुकिए डैडी, प्लीज मुझे स्कूल ड्रॉप कर देना, आज मेरी स्कूल बस नहीं आई। बस यही चोचलेबाजी बाकी रह गई थी, है ना? चल भाग यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह अर्थव अपनी 5 साल की बेटी बानी को भी झड़प कर चला जाता है और बानी रोते हुए बोलती है, माँ, डैडी हम दोनों से खिंचे खिंचे क्यों रहते हैं? कभी मीठे मुंह बात क्यों नहीं करते? बानी बेटी, डैडी जल्दी में होंगे, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। फिर सिया बानी को स्कूल छोड़कर घर की ओर बढ़ने लगती है और उसके कदम एक कैफे के पास रुक जाते हैं, जहाँ जागृति और अर्थव हाथों में हाथ डाले हुए बैठे होते हैं। ये दृश्य देखकर सिया के दिलो दिमाग के सैकड़ों सोचाहट उफन पड़ते हैं। ये दोनों इस कैफे में क्या कर रहे हैं? कहीं इनके बीच कुछ? नहीं, देवर भाभी का दर्जा माँ बेटे के बराबर होता है। मैं बिना किसी ठोस सबूत के इन पर लांछन नहीं लगा सकती। सिया अपने मन को समझाकर घर लौट आती है, मगर उसके मन में वो दृश्य घर कर जाता है। उसी रात बानी की ठिठुरती आवाज से सिया की आंख खुल जाती है। बानी, अरे ये दरवाजा कैसे खुला है? लगता है हवा के झोंके से खुल गया होगा। माँ, डैडी कहाँ है? अथर्व, कहाँ है आप? सिया अपने पति को पुकारती हुई बाथरूम और गैलरी पर खोजती है। तभी हंसी ठिठोली की आवाज से उसके कान खड़े हो जाते हैं। यह आवाज तो जेठानी जी के कमरे से आ रही है। बानी बेटी, तुम रुको, मैं आती हूँ। देवरानी दबे पांव जेठानी के कमरे की ओर बढ़ने लगती है और खुली खिड़की से भीतर झांकती है, जहाँ जागृति और अर्थव एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए बातें कर रहे थे। सचमुच जागृति, तुम्हारे साथ ये रात कायनात की तरह लग रही है। बस मेरे डार्लिंग देवर जी, ज्यादा बटरिंग बातें ना बनाओ। आखिर कब तक हम ये लुका छिपी का खेल खेलते रहेंगे? वैभव और सिया से शादी करके हमारा जोड़ा मिसमैच हो गया। तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, डैशिंग डेयरिंग देवर, इसीलिए मैं तुम्हारे भैया को जरा भी भाव नहीं देती। जानता हूँ जाने मन, अब मुझे जाना होगा, वरना सिया की आंखें खुल गई तो आफत खड़ी हो जाएगी। जैसे ही अर्थव बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो सिया अंदर आकर उन्हें कोसती हुई कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों देवर भाभी को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बन जाएगी। इतनी बड़ी धोखेबाजी, आखिर क्यों? तो तुमने सब कुछ देख लिया
मैं जेठ जी और सासू माँ को सब सच बता दूंगी। खबरदार, अगर तुमने अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी बानी की कहानी का दी एंड करने में 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे। अथर्व, ये हमारी बेटी को जान से मारने की बात कर रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। इसकी बेटी, तू और बानी बस मेरी भूल हो। तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर तूने किसी भी किस्म की चालाकी की ना या अपनी चोंच खोली तो जिस बेटी पर जान छिड़कती है ना तो उसका चेहरा याद कर लेना। इस तरह सिया अपने जेठानी और पति की धमकी के कारण अपनी बेटी को खोने की खौफ से पूरी तरह भर जाती है और सच से मुंह मोड़ लेती है, जिससे जेठानी और देवर के हवस को हवा मिल जाती है। फिर एक दिन बानी कहती है, क्या बात है माँ, आजकल आप इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है बानी। बिटिया, जाकर खेल। बानी के बाहर जाते ही सिया की सास सुमति अंदर आकर कहती है, क्या बात है बहू, तेरे और मेरे बेटे के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? तेरा मुरझाया मुंह देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सौतन तुझे डाह रही है। अगर ऐसा कुछ है तो अपनी सास की एक बात याद रखना, विश्वास से भरी एक पत्नी चाहे तो अधोलोक से भी अपने पति के प्राण छीन कर ला सकती है। सास के शब्दों से जैसे बहू की बिखरी उम्मीद जुड़ जाती है और वो वैभव को सब कुछ बता देती है। सिया, तुम होशो हवास में तो हो? देवरानी होकर अपनी जेठानी पर ऐसा बेहुदा दोष लगा रही हो? हाँ? उसे कलंक के कटघरे में खड़ा कर रही हो? जेठ जी, मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका दीजिए। आज रात जेठानी जी के राज से पर्दा उठ जाएगा। इसके बाद सिया वैभव के साथ मिलकर सच्चाई बाहर लाने की साजिश रचती है और अर्थव के फोन से अपनी जेठानी को छत पर मिलने का मैसेज करती है। क्या हुआ मेरे डैशिंग डार्लिंग देवर जी, मुझे छत पर बुलाकर पीठ घुमाए क्यों खड़े हो? लगता है 4 दीवारी में भाभी के साथ रोमांस करके मन भर गया था। वैसे चांद की छिटकी मधुर चांदनी में इस वीराने छत पर कुछ नई यादें बनेंगी। जैसे ही जागृति अर्थव के गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, वो उसकी ओर पलटकर जोरदार काटा मारता है, जिसके साथ छत की लाइट जल उठती है और सभी वहाँ आ जाते हैं। वैभव, तुम यहाँ? हाँ, मैं। इतने दिन से तुम मुझे धोखे में रख रही थी ना। और तू अर्थव, एक बार भी तुझे अपने बड़े भाई का ख्याल नहीं आया? हाँ? ये तो सिया का एहसान है जो उसने ये प्लान बनाया, वरना तुम्हारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा कभी नहीं खुलता। देवर भाभी के दायरे मिटाकर ये दोगली दोहरी जिंदगी जी रहे हो। हाँ? कैसे कर रहे हो तुम लोग ये? तुम दोनों से आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। वैभव, मुझे मत छोड़ो, मुझसे भूल हो गई। अपने बदमाशियों और बेहुदगी को भूल का नाम मत दो जागृति, चली जाओ यहाँ से। सिया, तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हें हमारी बेटी का वास्ता। जिस बेटी को टुकड़ों में बांट देने की धमकी दी थी आपने, आज किस मुंह से आप मुझे उसी बेटी का वास्ता दे रहे हैं? बानी बेटी, पापा के पास आओ। दूर रहो मुझसे, आप बहुत बुरे हो। आपने मेरी मम्मी को धोखा दिया है, चले जाओ यहाँ से। माँ, आप तो मुझे माफ कर दो, मैं तो आपका बेटा हूँ। बस अपना ये घिनौना चेहरा लेकर निकल जाओ मेरे घर से। तू मेरा बेटा नहीं, बल्कि मेरे कोख का एक बदनाम कतरा है। इस तरह अर्थव और जागृति के कदमों के बहकाव के कारण 4 जिंदगी बिखर जाती है। सिया और वैभव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, मगर अर्थव और जागृति अपने भूल की सजा 4 दीवारी के ओछेपन में अकेले भोगने को आतुर है।